गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग क्रैश कोर्स में लगभग 95% सिलेबस को पढ़ चुके थे और देखे कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट करने लगे हैं। बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज आ रहा था कि सर ये जो छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है उन बचे हुए टॉपिक के लिए ऑनलाइन में दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे चले गए। तो हमने सोचा कि सॉलिड स्टेट और आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो टॉपिक है जिसको हम ऑनलाइन के जरिए आप तक भेजेंगे। तो सॉलिड स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं होते हैं, क्योंकि आप 2009 से लेकर के और 2023 तक के क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लगभग न के बराबर आते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो ऑब्जेक्टिव रहता है, और वो ऑब्जेक्टिव इस तरह से रहता है ना कि सिंपल रहता है, मतलब हार्ड क्वेश्चन से नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं और वो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफी लिबरल क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर बच्चे उस क्वेश्चन को बना देते हैं। ऐसे ही उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही कुछ ऐसा रहता है कि हर बच्चे उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के ही चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करने की बातें करेंगे। सॉलिड स्टेट को ही हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट में कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एक, आप जो जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड। सबसे पहले तो हम लोग जानते थे सॉलिड कैसे कहते हैं, सॉलिड का क्या कैरेक्टर होता है, लेकिन उन बातों को छोड़ते हुए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका मतलब उत्तम क्वालिटी का सॉलिड, और अमorphous सॉलिड इसका मतलब घटिया क्वालिटी का सॉलिड। और उत्तम और घटिया क्वालिटी के सॉलिड का डेफिनेशन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, इन दोनों सॉलिड का एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होता है। क्या चीज? द सॉलिड स्टेट। चैप्टर हमारा है द सॉलिड स्टेट, और इसे हल्का सा हेडिंग डालेंगे। मात्र 3 से 4 पेज में हमारा ये चैप्टर जाएगा। 3 से 4 पेज में हमारा चैप्टर जाएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड के कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, सॉलिड के प्रॉपर्टीज जो है, सॉलिड कैसे कहते हैं, इसे छोड़ दीजिए। डायरेक्ट चलिए सॉलिड के दो टाइप, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमorphous सॉलिड। इन दोनों टाइप पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहला सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं ना, उसे समझने के लिए आप क्या समझिए, उत्तम क्वालिटी का सॉलिड, उत्तम सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब उत्तम सॉलिड, बेहतर क्वालिटी का सॉलिड, यानी वो सॉलिड जिसके बनाने वाले कण, बनाने वाले अवयव बेहतर ढंग से, एक नियमित ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास दो प्रकार का अरेंजमेंट है, एक है वेल पैक्ड अरेंजमेंट और एक है नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट। यानी बेहतर ढंग से सॉलिड के कण अगर ठुसाए हुए हैं, एक नियमित प्रकार से, एक निश्चित तौर तरीका से, निश्चित ढंग से, एक निश्चित पैटर्न को पालन करते हुए यदि सॉलिड के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन वो सॉलिड जिसके कण बेढंगा तरीके से, अनियमित ढंग से, कोई निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमorphous सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी बेहतर क्वालिटी का सॉलिड, और अमorphous सॉलिड इसका मतलब घटिया क्वालिटी का सॉलिड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग लिखेंगे कि दैट सॉलिड इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बनाने वाले अवयव, constituent particles are arranged in well packed arrangement is known as, वही जाने जाते हैं किस नाम से, is known as crystalline
सॉलिड के नाम से। देख लीजिए, लाइन इसमें क्लियर समझा रहा है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, दैट सॉलिड, वह सॉलिड इन विच, जिसमें, गौर से देखिएगा, चीजों को देखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगे बोर्ड के लिए उसी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डिफरेंस, सॉलिड के बेसिक थ्योरी में बस इतनी ही चीजों को पढ़ना होता है। तो दैट सॉलिड वह सॉलिड इन विच, जिसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, यहां लिखा हुआ है कंसिस्टेंट पार्टिकल्स। कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बनाने वाले अवयव, यानी जिन कणों को मिलाकर के सॉलिड को बनाया गया है वो उसके बनाने वाले अवयव होते हैं। तो दैट सॉलिड वह सॉलिड इन विच, जिसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल्स यानी बनाने वाले अवयव आर अरेंज्ड यानी सजे होते हैं। कैसे? इन वेल पैक्ड अरेंजमेंट। वेल पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब बेहतर ढंग से जुड़ा होता है। वेल पैक्ड अरेंजमेंट यानी नियमित ढंग से जुड़ा होता है, सुसज्जित ढंग से अगर बनाने वाले कण, जिस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं उस सॉलिड छोटे छोटे महीन कणों के मिलने से उस सॉलिड का निर्माण होता है। तो यदि इस सॉलिड का महीन महीन कण नियमित ढंग से निश्चित तरीका से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तब जाकर के अगर सॉलिड का निर्माण होता है, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो वही जाना जाता है किस नाम से? क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से। एग्जाम्पल में देखिएगा, जितने सारे मेटल होते हैं ना, वो सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है? जैसे आप ले लीजिए सिल्वर, ले लीजिए गोल्ड, ले लीजिए कॉपर, ले लीजिए, ये मेटालिक सॉलिड हो गया। इसी तरह से आप NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये आयनिक सॉलिड हो गए। मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, जैसे आप ले लीजिए डायमंड, यहां ले लीजिए ग्रेफाइट, यहां ले लीजिए डायमंड। ये जो होते हैं उत्तम क्वालिटी के सॉलिड होते हैं। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर ग्रेफाइट घटिया क्वालिटी का सॉलिड होगा, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट जो एग्जांपल होता है किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है। अब इसी तरह से सॉलिड H2O, सॉलिड H2O, इतने को अब याद रखेंगे। देख लीजिए, इसका डेफिनेशन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल है देख लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, यानी चांदी है, सोना है, तांबा है। NaCl, KCl, इसे आप जानते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट, डायमंड और सॉलिड H2O। इसी तरह से सॉलिड CO2 भी ले सकते हैं, सॉलिड CO2। ये सबके सब जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन है? सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, NaCl है, KCl है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, सॉलिड H2O है, सॉलिड CO2 है। इतने सारे एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल और एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल, इन दोनों का एग्जाम्पल आप 100% याद करके जाए, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल से ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इसके एग्जाम्पल को आप हमेशा के लिए अपने एकदम ध्यान में डाल लेंगे। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद हमारा आता है एमोर्फस सॉलिड। तो इसका एक बार एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। एमोर्फस सॉलिड के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमारा एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? घटिया क्वालिटी के सॉलिड को घटिया क्वालिटी का सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का मतलब घटिया सॉलिड, बेढंगा सॉलिड, अनियमित सॉलिड, इरेगुलर सॉलिड। इसका हर चीज गया गुजरा होगा, जैसे प्लास्टिक, रबर, स्पंज होते हैं, ये सब एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें हम लाइन लिखेंगे कि दैट सॉलिड वह सॉलिड इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बनाने वाले अवयव। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, सजे नहीं होते हैं, आर नॉट अरेंज्ड इन वेल पैक्ड पैटर्न। वेल पैक्ड पैटर्न, बेहतर ढंग से जुड़े नहीं होते हैं, आर नोन एज
कॉमन नॉन एज, वो जाना जाता है किस नाम से, एमोर्फस सॉलिड के नाम से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। वो सॉलिड जिसके बनाने वाले अवयव बेढंगा तरीके से जुड़े होते हैं, नियमित ढंग से जुड़े नहीं होते हैं, सुसज्जित तरीके से जुड़े नहीं होते हैं, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल देंगे वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या आ रहा है, यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए, ग्लास दीजिए, रबर दीजिए, स्पंज दीजिए, प्लास्टिक दीजिए, वुड दीजिए, पेपर दीजिए, क्लॉथ्स दीजिए, इस तरह से क्वार्ट्ज ग्लास दीजिए, क्वार्ट्ज ग्लास ये दीजिए। एग्जाम्पल आप याद करके जाइएगा, एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में अक्सर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब देखिए एमोर्फस सॉलिड हमारा होता है घटिया सॉलिड, इसके एग्जाम्पल होता है ग्लास शीशा, रबर, स्पंज प्लास्टिक, वुड यानी लकड़ी, पेपर यानी कागज, क्लॉथ्स यानी कपड़े, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास शब्द अगर लग गया तो हमारे लिए घटिया सॉलिड बन जाएगा। लेकिन इसी में क्या और एग्जाम्पल आपको पीछे में क्रिस्टलाइन सॉलिड में देता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जाम्पल क्वार्ट्ज अगर बोल दिया जाए क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज का मतलब आप समझ आइए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर क्वार्ट्ज ग्लास बोल दे तो क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब घटिया सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के इतने एग्जाम्पल है, और एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन है। ग्लास है, रबर है, स्पंज है, प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, क्लॉथ्स है, क्वार्ट्ज ग्लास है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास और ग्लास, रबर से भी कभी कभी आ जाता है, प्लास्टिक से भी कभी कभी आ जाता है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एमोर्फस सॉलिड का ये सारा का सारा एग्जाम्पल है। इससे पहले आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल दिया गया था। अब देखिए आपको जो याद करना है ना, वो क्या याद करना है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंस। ज्यादा नहीं, क्लास में तो हमने 10-12 अंतर लिखा दिया था, 12 के आसपास अंतर लिखाए थे, लेकिन आपको यहां पे मात्र 4 से 5 अंतर, वो भी आसान आसान। जो एग्जाम्पल मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से याद रहे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, इनके बीच का डिफरेंस आप बेहतर ढंग से याद कर लेंगे। ये आपको मेमोराइजेबल चीजें हैं और इसे आप मेमोराइज करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर डिफरेंस नहीं आया तो डिफरेंस के आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो उन डिफरेंस को आप बार बार रिकवरी लेते रहेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपको 4 से 5 अंतर आसान वाला होगा, वो 5 आसान वाला पॉइंट आप क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में अंतर के रूप में याद कर लेंगे। यानी हमारा नया टॉपिक क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। यहां पे हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस बताने हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच के अंतर हमें निकालना है। तो देख लीजिए, सबसे पहला अंतर अगर लिया जाए ना, तो देखिए सबसे पहले आप पिक्चर का अंतर दीजिएगा। एक तरफ क्या लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ ले लीजिए एमोर्फस सॉलिड, एक तरफ ले लीजिए एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड ऐसे ले लेंगे। बोलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है उत्तम सॉलिड, उत्तम सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलेंगे, उत्तम सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड को क्या बोलेंगे, एमोर्फस सॉलिड को बोलेंगे घटिया सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग कहेंगे घटिया सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब उत्तम सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड का मतलब घटिया सॉलिड। तो सॉलिड अगर उत्तम तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी कैसा होगा, उत्तम। जल्दी बोलो, सॉलिड यदि उत्तम तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा उत्तम। सॉलिड अगर घटिया तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा घटिया।
सॉलिड अगर उत्तम तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा उत्तम, और सॉलिड अगर घटिया तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा घटिया। तो एक बार उत्तम सजावट दीजिए। देखिए इसमें कंस्टेंट पार्टिकल हमने मान लिया है गोलाकार है, इसमें गोले का जो डिजाइन है कुछ ऐसा मान लिया, मान लीजिए बेहतर ढंग से ऐसे दे दीजिए उस गोले, मतलब ये गोला कौन है, कंस्टेंट पार्टिकल है, और उत्तम ढंग से ये कंस्टेंट पार्टिकल सजे हुए, देख लीजिए बेहतर ढंग से कंस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देख रहे हैं ना। और एमोर्फस सॉलिड है, घटिया सॉलिड है, इसमें देखिए कभी बड़ा है, कभी छोटा है, कभी बेढंगा है, कभी ढंग का है, कभी गोला ही नहीं है, कभी गोला ठुसाया हुआ है, कभी पूरा का पूरा जगह खाली ही रह गया, मतलब कोई ढंग का नहीं है। देख लीजिए सब रंग के गोले हैं और कोई नियमित ढंग से नहीं जुड़े हुए, इसका मतलब एमोर्फस सॉलिड है, घटिया सॉलिड। तो सबसे पहले अगर बोला जाए वेल पैक्ड अरेंजमेंट, इसमें क्या है, वेल पैक्ड अरेंजमेंट नियमित ढंग से सजे हुए, और इसमें क्या है, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट यानी बेढंगा तरीके से जुड़े हुए कण। तो इसके अंतर को आप याद कर लेंगे, और इससे आगे की पॉइंट 3-4 पॉइंट हम इसमें लिख देते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इधर कौन था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद है ना, और इधर क्या लिखा हुआ है, एमोर्फस सॉलिड, इधर लिखा हुआ है एमोर्फस सॉलिड। तो बोलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप जानते हैं उत्तम सॉलिड है, इसका मतलब इसमें क्या लिखेंगे, वेल पैक्ड अरेंजमेंट, बेहतर ढंग से सजावट होता है ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल, कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है ना वो वेल पैक्ड होता है, बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट, बेढंगा तरीके से कण जुड़े होते हैं, इसमें हम लोग लिख देंगे नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट, इसमें बेढंगा तरीके से जुड़े होते हैं, ढंग से नहीं जुड़े होते, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट, इधर होता है वेल पैक्ड अरेंजमेंट। अच्छा बताइए उत्तम सॉलिड है, तो आपको अगर दिया जाए कि इन दोनों में दूर दूर तक सजावट बेहतर ढंग से नियमित ढंग से एक ही पैटर्न का पालन करते हुए किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। दूर दूर तक जो कण होते हैं, सॉलिड के जो कण होते हैं वो दूर दूर तक एक ही पैटर्न का पालन करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो बेहतर ढंग से जुड़ा हुआ कण होगा और वो हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का पॉइंट बनेगा। यानी दूर दूर तक अगर एक ही पैटर्न का पालन करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर उसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि दूर दूर तक एक ही पैटर्न का पालन करता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूर दूर तक अगर एक ही पैटर्न का पालन करे तो उसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अगर दूर दूर तक एक ही पैटर्न का पालन नहीं करे तो उसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब बताइए 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आप बताइए उत्तम सॉलिड, अगर आपको 2 प्रकार के हम सॉलिड देते हैं, एक देते हैं प्लास्टिक और दूसरा देते हैं रबर, तो बोलिए प्लास्टिक और रबर ये तो दोनों एक ही क्वालिटी में हो गए। एक देते हैं मान लीजिए लोहा सिंह और एक देते हैं रबड़ झा। तो लोहा सिंह में क्या होता है, उसका मजबूती ज्यादा होता है, अच्छा ढंग से उसके कण सजे होंगे, मजबूत ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन रबर में क्या होगा, वो लच लच करते रहता है, आसानी से टूट सकता है। इसका मतलब है कि बेहतर क्वालिटी का सॉलिड हम लोग किसको मानेंगे, लोहा को या रबर को, तो आप बोलेंगे लोहा को बेहतर क्वालिटी का सॉलिड मानेंगे। इसका मतलब लोहा इधर आ जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई यानी ज्यादा टेम्परेचर पे पिघलेगा, हम इसे कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बोले ज्यादा पिघलाने में हीट किस में खर्चा होगा, लोहा में, इसका मतलब इसे कहा जाएगा हाई हीट ऑफ फ्यूजन, यानी पिघलाने में ज्यादा हीट खर्चा होता है, और इसे कहेंगे लो हीट ऑफ फ्यूजन।
लो हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब इसे पिघलाने में कम हीट खर्चा होता है। अब बताइए कितना, 4 अंतर तो हो चुके हैं। एक छोटा सा अंतर ले लीजिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहा जाता है? एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक किसे कहते हैं? दिशा बदलने से यदि गुण बदल जाए तो इसी घटना को कहा जाता है एनाइसोट्रोपिक। दिशा बदलने से अगर गुण बदल जाए तो उसे कहा जाता है एनाइसोट्रोपिक। और सारे दिशा में अगर एक ही प्रकार का गुण हो तो उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक। इसमें इसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक इन नेचर। काफी हो गए, 4 से 5 अंतर काफी है। 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो 5 अंतर हो गया, 5 अंतर दे दिए हैं क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड में। तो ये आप अंतर याद कर लीजिए। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल याद कीजिए, फिर अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल याद कीजिए, फिर क्रिस्टलाइन और अमorphous में अंतर याद कीजिए। इतने चीजों को याद करेगा, बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण है उन पॉइंट को मैं बता रहा हूं। इसके बाद इसमें देखिए अंतर काफी सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए 5 ही अंतर काफी होते हैं। फिर सॉलिड को हम लोग बांटते हैं 4 भागों में: मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें आप 2 बातें ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। यह अंतर आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद आप कुछ बातें याद रखेंगे। ये मान लीजिए हमारा अंतर यहाँ पे खत्म हो गया। अब कुछ चीजों को आप याद रखेंगे। किन चीजों को? जैसे आप याद रखिएगा ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड is the example of molecular सॉलिड। ग्रेफाइट और डायमंड जो एग्जाम्पल होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। अब अगर बोल दिया जाए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर किसका कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा बात, ग्रेफाइट में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। चलेगा पॉइंट? कोई पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक या कुचालक, तो आप बोलिएगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाई बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर आराम से टूट जाता है। और वो पाई बॉन्ड कमजोर बल से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन आराम से अगर टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साथ में चार्ज जाएगा, और चार्ज के जाने के साथ साथ करंट का भी प्रोडक्शन होगा, करंट भी फ्लो करेगा। इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। लेकिन इसी तरह से अगर दिया जाए डायमंड के बारे में पूछा जाए, तो डायमंड के बारे में याद रखिएगा। डायमंड जो होता है ना, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर समझ रहे हैं क्या? कुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर। यानी डायमंड से विद्युत धारा पास नहीं करेगा, इसका मतलब डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा बात, डायमंड जो है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रखता है? sp3 रखता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। ये आप बेसिक पॉइंट से याद रखेंगे। इन सारे पॉइंट को बेसिक पॉइंट से आपको इतनी चीजें याद रखना चाहिए। उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये तो आप हमारे विचार से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब अगला मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को सबसे पहले हम लोग 4 भागों में बांटते हैं: मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड पुनः बढ़ जाता है 3 भाग में: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, और यह समझ में भी आ जाएगा आपको कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन बना सकता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वही बना सकता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास बनेगा, तो अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन अगर अटैच हो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन यदि अटैच हो किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो समझिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन यदि अटैच हो या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें क्या होगा, तो हाइड्रोजन का कनेक्शन फ्लोरीन से हो, हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोजन का कनेक्शन ऑक्सीजन के साथ हो, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोजन का कनेक्शन नाइट्रोजन से हो। तो हाइड्रोजन चाहे फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, इन तीनों में से किसी से भी जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। और आपको यह क्वेश्चन देखने के साथ ही याद हो जाएगा, क्या, ए ऑप्शन दिया जाए H2, बी ऑप्शन दिया जाए HCl, सी ऑप्शन दिया जाए HF, और डी ऑप्शन दिया जाए अमोनिया NH3। अब देखिए आपको याद होगा ना, इसका एग्जांपल तो आप डायरेक्ट मार देंगे, क्यों, क्योंकि आप इसलिए मार दिए क्योंकि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन हो सकता है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से कौन नहीं बनाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, यानी इनमें कौन ऐसे हैं जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, क्लोरीन से जुड़ा है, और हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार बन सकता है, 3 ही पॉइंट में बन सकता है, या तो हाइड्रोजन का कनेक्शन फ्लोरीन से हो, या हाइड्रोजन का कनेक्शन ऑक्सीजन से हो, या फिर हाइड्रोजन का कनेक्शन किससे हो, नाइट्रोजन से हो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON, फोन, ट्रिंग ट्रिंग हेलियो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसे आप आराम से रिवीजन कर लेंगे तो इससे भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद देखिए, एक पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव बोर्ड नहीं देता है, हालांकि जेईई मेन देता है, नीट देता है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं जानकारी, वो बस जानकारी के लिए रखिएगा, वो ज्यादा कारगर नहीं है आपके बोर्ड के लिए। ये कॉन्सेप्ट कारगर है, इससे पहले का कॉन्सेप्ट कारगर है। इसके बाद मैं कई सारा लेटेस्ट साइट्स आपको बता रहा हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, हमारा जो है सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के अंदर में जो अपने आप को लाई करवाते हैं, वो किसी न किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे लाई करते हैं, किसी न किसी पोजीशन पे रहते हैं। तो कहां कहां रह सकता है, तो कॉर्नर पे रह सकता है, फेस पे रह सकता है, एज पे रह सकता है, बॉडी सेंटर पे रह सकता है, और उसकी संख्या तथा उसका कंट्रीब्यूशन, ये दोनों आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिएगा, यहां देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे दिया जाए लैटिस साइट्स का मतलब समझिए, कणों को रखने वाले जगह, और उसका यहां पे बता रहा हूं कंट्रीब्यूशन, यानी किस जगह पर रखने से कितना योगदान होता है, ये है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, योगदान। जैसे आप देख लीजिए, इसमें हमारा है कॉर्नर है, उसके बाद है फेस, उसके बाद है एज, उसके बाद क्या है, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर, एज सेंटर, फेस सेंटर भी बोल सकते हैं या फेस भी बोल देता है,
एज सेंटर बोल सकते हैं या एज बोलते हैं। बोले कॉर्नर की संख्या कितना होता है क्यूब में? 12। डिटेल में बताया हुआ ये सब चीज आपको, मॉडल से आपको समझाया हुआ है, लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट बढ़ने चाहिए। कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 12। फेस की संख्या क्यूब में आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं कितने होते हैं? 6। फेस की संख्या 6। और एज की संख्या कितना है इस कमरे में? 4 नीचे पड़ा, 4 ऊपर पड़ा और 4 बीच में क्या होता है? खड़ा होता है। इसका मतलब एज की संख्या कितना होता है? 12। और बॉडी सेंटर तो कमरे के बीचों बीच 1 होता है। और इन सारी जगह का कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन देखिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन सारे का। क्यों? मैं कॉर्नर की संख्या 12, फेस की संख्या 6, एज का संख्या 12 और बॉडी सेंटर की संख्या 1। कंट्रीब्यूशन योगदान की बात किया जाए तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से हमारे यहां पे कई सारे लैटिस पॉइंट और उसके कंट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, और उसके बाद हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। तो आप यहां पे इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग यूनिट सेल में चलते हैं। एससीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, एससीसी यूनिट सेल। जैसा हमने यहां पे दिया, सबसे पहले एससीसी यूनिट सेल। एससीसी यूनिट सेल में अगर आपसे पूछा जाए कि बनाने वाले अवयव को किन किन जगह पे रखा गया है, तो सारे के सारे कॉर्नर पे, सारे के सारे कॉर्नर पे यहां पे रखा जाता है। किस पे? कॉर्नर पे। लैटिस पॉइंट, एससीसी का लैटिस पॉइंट यानी बनाने वाले अवयव को किन किन जगह पर रखा जाता है? आप बोलिएगा किस पे रखा जाता है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब यानी क्यूब के कॉर्नर पे। इसके बाद बनाने वाले अवयव को कॉर्नर पे रखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जेड। जेड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। तो बोले एसएससी में जेड का मान कितना होता है? 1 होता है। 1/8 गुना 8 1 होता है। तो बोलिए एसएससी में कंस्ट्रक्ट पार्टिकल को कहां रखा जाता है? मतलब लैटिस पॉइंट क्या है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और दूसरा इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने होते हैं? तो 1/8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एसएससी में टोटल एटम की संख्या कितना होता है? 1 होता है। अगला देखिए, टचिंग कंडीशन के बारे में बात किया जाए। टचिंग कंडीशन यानी एटम जो टच करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टचिंग कंडीशन। तो उसका फॉर्मूला होता है A = 2R। टचिंग कंडीशन क्या होता है? A = 2R। जहां पे A क्या होता है? ये होता है क्यूब के भुजा की लंबाई, यानी इसे कहेंगे एज लेंथ ऑफ क्यूब। ये क्या होता है? एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब के भुजा की लंबाई। और R क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम। R होता है रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस होता है R। तो बोलिए एसएससी में Z का मान कितना है? 1। एसएससी का टचिंग कंडीशन A = 2R। अच्छा, इसके बाद अगर बोला जाए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग कितना? तो 52%। इसका मतलब ये निकला कि पैकिंग 52% है। इसका मतलब ये हुआ कि ठुसा हुआ जगह, भरा हुआ जगह कितना है? 52%। तो बाकी का 48% जगह क्या होता है? खाली होता है एसएससी में। तो यहां पे लिखेंगे 52% जगह स्पेस ऑक्युपाइड। 52% जगह क्या होता है? भरा होता है। और बाकी का 48% जगह क्या होता है? खाली होता है, स्पेस एम्प्टी होता है। हो गया भाई। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर,
नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पास के पड़ोसी की संख्या, एसएससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। एसएससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। और एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, कोना में लिख देता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला डी बराबर जेड एम बट्टा ए क्यू इंटू एन ए। डी बराबर क्या होता है? जेड एम बटा ए क्यू एन ए। इसको याद रखिएगा। डी क्या होता है? डेंसिटी। जेड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एम क्या होता है? मोलर मास। ए क्यूब की भुजा की लंबाई और ए क्यू हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और एन ए को क्या कहते हैं? एन ए का नाम होता है एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर जानते हैं क्या? उसका वैल्यू पूछा हुआ है बोर्ड में। एन ए एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। तो ये भी हम यहां पे कहीं ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू एन ए बराबर 6 पॉइंट, इसे कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना 10 का पावर 23 एवोगाड्रोज नंबर इसे कहते हैं। इस संख्या का नाम क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर लेके आते हैं एसएससी, बीसीसी, एफसीसी। चलिए, तो मेरे विचार से वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किया जाए, छोटे छोटे वीडियो में आपको दिया जाए कि अभी एसएससी में आ गए, अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे बीसीसी, एफसीसी और एक हेक्सागन का जानकारी और उसके बाद व्हाइट का जानकारी। इतने जानकारी आपको एक वीडियो में देंगे। फिर एक वीडियो आपको देंगे, छोटा ही वीडियो रहेगा, जिस वीडियो में आपको जानकारी देंगे डिफेक्ट के बारे में और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। इस तरह से सॉलिड स्टेट आपका निकल जाएगा जस्ट में। और लंबा वीडियो थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं चीजों को। बोर्ड के लिए सारे पॉइंट यहां पे अवेलेबल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? तो वह सॉलिड जिसके बनाने वाले अवयव बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो सॉलिड जिसके कण बेहतर ढंग से, एक नियमित ढंग से, निश्चित प्रकार से जुड़े होते हैं, रेगुलर पैटर्न में जुड़े होते हैं, ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, उत्तम सॉलिड। देख लीजिए, लिखा हुआ है दैट सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन वेल पैक्ड अरेंजमेंट या वेल पैक्ड पैटर्न। वह सॉलिड जिसके बनाने वाले अवयव, वह सॉलिड जिसके छोटे छोटे महीन कण एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं, ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसके एग्जांपल को देखिए, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, कॉपर, NaCl, KCl, ग्रेफाइट, डायमंड, सॉलिड H2O, सॉलिड CO2 और क्वार्ट्ज। इतने सारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहीं पर अगर क्वार्ट्ज ग्लास दे देगा ना तो वो घटिया सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन अगर क्वार्ट्ज बोलेगा इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है। चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा में चलिए, ये देखिए, हम लोग अमोर्फस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। अमोर्फस सॉलिड का मतलब समझिए घटिया सॉलिड। तो लिखा हुआ है दैट सॉलिड वह सॉलिड इनमें जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी बनाने वाले अवयव, बनाने वाले महीन छोटे छोटे कण आर नॉट अरेंज्ड इन वेल पैक्ड पैटर्न, यानी बेहतर ढंग से, सुसज्जित ढंग से नहीं जुड़े होते हैं, ऐसे ही सॉलिड को हम लोग कहते हैं घटिया सॉलिड, यानी इसका नाम रखा जाता है अमोर्फस सॉलिड। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल आपके लिए, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल बार बार बोल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के एग्जाम्पल को आप याद करें। एग्जाम्पल कौन है? घटिया सॉलिड में ग्लास, रबर, स्पंज, प्लास्टिक, वुड, पेपर, क्लॉथ्स, क्वार्ट्ज, ग्लास, ये सारे घटिया सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब उत्तम क्वालिटी का सॉलिड, बेहतर क्वालिटी का सॉलिड, नियमित ढंग से कण सजे रहेंगे। और अमोर्फस सॉलिड का मतलब घटिया सॉलिड, बेढंगा तरह का सॉलिड, यानी ऐसा सॉलिड जिसके बनाने वाले कण बेढंगा तरीके से जुड़े होंगे, नियमित ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो आप देख लीजिए ना, गोले की सजावट से आपको लग रहा होगा कि इसमें गोले एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम बीच से अगर मार दिया जाए खच, ऐसे अगर बीच से मार दिया जाए खच, तो देख लीजिए 2 बराबर भाग में बट गया। लेकिन इसमें अगर बराबर भाग में काटेंगे, इसको अगर बीच से खच मारेंगे, तो देखिए जैसे इसका कपरगंजा बढ़ गया, इसका ऊपर वाला उड़ गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। इसमें नीचे वाला हिस्सा टुकड़ा देखिए छोटा हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया। यानी इसमें कुछ भी करके आप नियमित ढंग से इसे बांट नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है? तो ये आपका घटिया प्रकार का सजावट है, अमोर्फस सॉलिड। तो इसमें वेल पैक्ड अरेंजमेंट होता है, इसमें नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट होता है। ये उत्तम क्वालिटी का सॉलिड होता है और ये घटिया क्वालिटी का सॉलिड होता है।
तो इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में हम लोग अंतर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, उत्तम सॉलिड में क्या लिखेंगे, वेल पैक्ड अरेंजमेंट, और इसमें क्या लिखेंगे, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट, यानी उसके कणों का सजावट बेहतर ढंग से होता है और इसमें कणों का सजावट बेढंगा तरीके से जुड़ा होता है, बेहतर ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अगर बोल रहे हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका मतलब दूर दूर तक एक ही क्रम का पालन करता है, और इसमें बोल रहे हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका मतलब दूर दूर तक एक ही क्रम का पालन नहीं करता है। अब देखिए इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट करता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कम ही टेम्परेचर पे पिघलना शुरू कर देता है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब पिघलाने के लिए टोटल मात्रा को, मान लीजिए 5 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया जाए और 5 ग्राम एमोर्फस सॉलिड लिया जाए, तो इसके 5 ग्राम को पिघलाने में टोटल अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा कंज्यूम होगा, जबकि इसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट कम कंज्यूम होगा, यानी इसको पिघलाने में ज्यादा देर तक हीट देना पड़ेगा, जिस कारण से ज्यादा हीट खर्च होगा, और इसको पिघलाने में कम ही देर तक हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब कम ही हीट की जरूरत होता है। एनिसोट्रोपिक, दिशा बदलने से कैरेक्टर बदलता है, तो उसी को कहा जाता है एनिसोट्रोपिक, और उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक। इसमें आप लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, और इसमें कंस्टेंट पार्टिकल अनसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। चलिएगा, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ना, वो एग्जांपल होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, और मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब ग्रेफाइट के बारे में बात किया जाए तो ग्रेफाइट जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जबकि डायमंड के बारे में बात किया जाए तो ये इंसुलेटर होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है, इससे करंट नहीं पास करता है क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो किसका टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही पॉइंट पे बन सकता है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा रहेगा, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब क्वेश्चन हमने पूछा कि निम्नलिखित में से किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, क्लोरीन से, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया बी। अगला देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसको नोट कर लेंगे फटाफट। अगला लैटिसाइट्स, लैटिसाइट्स यानी जगह, किन जगह पे कंस्टेंट पार्टिकल को सॉलिड में रखा जाता है, उसके लिए 4 फेमस जगह होते हैं। कॉर्नर होता है, फेस सेंटर होता है, एज सेंटर होता है, बॉडी सेंटर होता है। इसके अलावा टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है, लेकिन 4 ये फेमस इनिशियल पीरियड में 4 ही पोजीशन लिए जाते हैं। कॉर्नर की संख्या टोटल 12 होता है, कॉर्नर की संख्या 12 नहीं, कॉर्नर की संख्या 8, उल्टा हमने लिख दिया है, कॉर्नर की संख्या 8। ये देखिए कॉर्नर कहां होते हैं, क्यूब में कॉर्नर कितना होता है, 8, 4 कोना नीचे। आपके कमरे में, आप कमरा में भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। कॉर्नर की संख्या कितना होता है, 8। यहां मिस्टेक से लिखा गया है, कॉर्नर की संख्या 8, कॉर्नर की संख्या 8, और फेस की संख्या 6, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और एज की संख्या कितना, 12, 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 बीच में, और बॉडी सेंटर की संख्या कितना होता है, 1, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। अब इस तरह से यूनिट सेल हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी और हेक्सागोनल कोएफिशिएंट एससीपी यूनिट सेल। एससीसी यूनिट सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें लैटिस पॉइंट बनाने वाले अवयव को किस जगह पर रखा जाता है, तो इसमें रखा जाता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे रखे जाते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगला जेड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं, इसी की संख्या को जेड कहते हैं, और एसएससी में जेड का मान कितना होता है, 1। कैसे आएगा, 1/8 को 8 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। टचिंग कंडीशन, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो टच करेगा एक दूसरे को बनाने वाले अवयव, तो ए बराबर 2r, जहां पे ये होता है क्यूब के भुजा की लंबाई, और आर होता है रेडियस ऑफ एटम, एटम को हमने गोलाकार माना है।
पैकिंग की बात किया जाए तो एसएससी में 52% जगह भरा होता है। इसका मतलब पैकिंग 52% है, इसका मतलब 52% स्पेस जो होता है ऑक्युपाइड होता है, छेका हुआ रहता है, और बाकी का 48% जगह जो होता है ना वो एम्प्टी होता है। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात किया जाए तो एसएससी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। किसी कॉर्नर पे आप देखिए तो उसके ऊपर कॉर्नर, नीचे कॉर्नर, बाएं कॉर्नर, दाएं कॉर्नर, आगे कॉर्नर, पीछे कॉर्नर, 6 कांस्टेंट पार्टिकल उसको टच करते हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज नॉट एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एसएससी में 6 होता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद करना हो तो डी बराबर ZM बटा AQ LA, जहां पे डी क्या होता है, डेंसिटी होता है, जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, एम क्या होता है, मोलर मास होता है, ए क्यूब के भुजा की लंबाई है, और ए क्या है तो एज लेंथ ऑफ क्यूब है, और एन क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर देखिए ये आपका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है। यहां देखिए पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 6 है। इस तरह से इसको लगभग 40% चीज आ गया। अब एक बार 40% चीज लेकर के और आऊंगा, फिर 20%। 3 छोटे छोटे टॉपिक में सॉलिड स्टेट के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार आप लोग रिवीजन पे रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा स्कोर आप बना सकते हैं। अभी आप चाहेंगे कि आप कहीं भागदौड़ से बार बार जाकर के कुछ पढ़ेंगे, आधा पन्ना एक पन्ना पढ़ेंगे और उसमें हमारा बहुत स्कोर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर बैठे सेल्फ स्टडी पर फोकस किया जाए और उसी से आप एक उच्चतम स्कोर को बना सकते हैं। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।